नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब मित्रों। आज कई रोज के बाद में पुनः रूबरू होने का मौका मिला है। लगातार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बुलंदशहर के तत्वाधान में जो भी कार्यक्रम आहूत होते रहे क्षेत्र में, मैं लगातार उसमें बना रहा। मजबूरी स्थिति के कारण हम लोग आपसे रूबरू नहीं हो सके। आज रूबरू जो हो रहे हैं आपसे लगातार एक ऐसे विषय के साथ, कोई कानूनी विषय नहीं है, किसी प्रकार की कोई लीगल प्रोसीडिंग का नहीं है, कोई वैधानिक नहीं है, केवल और केवल हम और आप एक दूसरे से जुड़ाव के माध्यम से एक ऐसे जहां भगवान कृष्ण का जहां से संबंध स्थापित है, माता रुक्मणी का जहां मंदिर है, वहां के एक शख्स, एक व्यक्ति जिनको खुर्शीद आलम आहारवी कहा जाता है, वो आए और उनके माध्यम से उनको मैं आप तक उनकी आवाज़ को, उनके विषय को मैं पहुंचाने का पूरा भरसक प्रयास कर रहे हैं आज इस पे। तो आज हमारे मध्य में, हमारे साथ में जो साइबर थाना के हमारे इंस्पेक्टर साहब हैं, श्री आर के यादव जी, वो उपस्थित हैं। लगातार साइबर फ्रॉड से कैसे बचना चाहिए, कैसे हमें अगर जो कोई फ्रॉड हो जाए तो 1930 नंबर का जो कैसे हमें साथ मिलना है, यदि किसी के साथ फ्रॉड हो रहा है तो 1930 नंबर डायल करें, वो लगातार मुहिम को छिड़े हुए हैं। और इसी क्रम में हमारे दीपक उपस्थित हैं, उत्तम एडवोकेट उपस्थित है, हमारे मारूफ हैं और विजय हैं, और हमारे खुर्शीद आलम आहारवी हैं, जो भी आपको अपने उस वक्तव्य के माध्यम से जो गद्य को जो पद्य के रूप में प्रस्तुतिकरण करते हैं, तो आज हम इनका गद्यांश को पद्यांश में सुनेंगे और बड़ा आनंद आएगा। तो देखते हैं खुर्शीद आलम आहारवी को। उपस्थित आदरणीय सभी सम्मानित एवं कानून उपस्थित सम्मानित सभी सामाजिक न्यायिक विधि अधिवक्ता के रूप में मेरे आदरणीय माननीय श्री लोकेश शर्मा जी द्वारा प्रस्तुत एक शब्द की व्याख्या की गई कि सामाजिक तौर पर एक तारीख की जिंदगी को मेरे द्वारा आपके बीच में प्रस्तुत करने का एक इशारा मिला। तो मैं आज से 5246 वर्ष पहले हमारे जनपद बुलंदशहर के उस देवभूमि जिससे मेरी ज़िंदगी का रिश्ता नहीं, मेरी ज़िंदगी में जो जितनी मिट्टी है इसका पूरा रिश्ता माता श्री रुक्मणी जी का वंशज होने के नाते, भगवान श्री कृष्ण जी का अनुयायी होने के नाते एक बात कहूँगा कि देवता है कोई हम में न फरिश्ता कोई, छू के मत देख हर एक रंग उतर जाता है, ये मिलना जुलना है तरीका वरना आदमी चंद मुलाकातों में मर जाता है। मौत कैसे आएगी पूछा ही था कि बस एक चिड़िया झील से मछली उठाकर ले गई। हम उस तारीख को, जिस तारीख को मैं आपके बीच में रखना चाहूँगा, सभी माता श्री रुक्मणी लक्ष्मी जी की 8वीं अवतार थी और भगवान श्री कृष्ण भी हमारे 8वें अवतार थे शंकर जी के। तो साथियों, इस अवतार होने में अगर कोई प्रेम का भगवान हुआ, प्रेम का कोई अवतार हुआ, या प्रेम के बल से बन जाता है मानव जग में देव समान, वो मैंने पहले ही कहा कि देवता है कोई हम में न फरिश्ता कोई, छू के मत देख हर एक रंग उतर जाता है, ये मिलना जुलना है तरीका वरना आदमी चंद मुलाकातों में मर जाता है। मैं आज ये बात कहूँ कि बचें जो राह जनों से तो राह भर काटें, क्योंकि मेरे मान्यवर SHO महोदय यहाँ हैं और अधिवक्ताओं की एक बहुत बड़ी जमात यहाँ है। तो बचें जो राह जनों से तो राह भर काटें, इलाही तू ही बता कैसे हम सफ़र काटें। हमारी मुल्क में इज्जत उन्हीं को हासिल है, कदम कदम पे गरीबों का जो गला काटें। ये कैसा अदल है तू ही बता मुझे मुंसिफ, हमारा खून बहे और हम ही सज़ा काटें। हमारे बीच में आज मैंने एक जो भगवान श्री कृष्ण जी के हवाले से एक बात कही कि अगर कोई प्रेम का भगवान हुआ, न्याय का कोई भगवान हुआ, तो भगवान श्री कृष्ण हुए। और भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में मैंने अपने 4 आसार उनकी सेवा में प्रस्तुत किए कि फूलों की दुकानें खोलो, खुशबू का व्यापार करो, प्यार खता है तो ये खता, एक बार नहीं 100 बार करो, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो, झूठे मल्लाहों के चक्कर छोड़ो, को तैर के दरिया पार करो। हमारी
तमाम मानव जाति की एक जिम्मेदारी है कि जब तक हम रहें, जहाँ रहेगा वहाँ रोशनी ही बांटेगा, चिराग का कहीं अपना मकान नहीं होता। हम तमाम लोगों की एक ही जिम्मेदारी है कि वास्तव में वो इंसान इंसान है। धर्म जिसका वफा प्यार ईमान है, जिसके दिल में स्नेह करना ना हो, ना वो हिंदू न सिख ना मुसलमान है। भगवान श्री कृष्ण का वंशज होने के नाते, उनका अनुज होने के नाते, उनका अनुयायी होने के नाते इस धरती को और इस आसमान के बीच में रहने वाले तमाम जातियों को, चाहे वो मानव हो, चाहे कोई भी किसी शक्ल में भी हो, लेकिन न्याय की आवश्यकता सबको होती है। न्याय के लिए ही हम काले कोट पे भरोसा करते हैं, इस वर्दी पर भरोसा करते हैं, हम तमाम सिस्टम पे भरोसा करते हैं। और आज सिस्टम में जो एक पेश किया हुआ एक नजराना, और ये बात मैं अपने माननीय वकील साहब के माध्यम से कहूँगा, जनपद बुलंदशहर की जो एक छोटी सी, बहुत छोटी सी आबादी थी उस वक्त, जिस वक्त की मैंने बात की, आज मेरे जनपद बुलंदशहर की 37 लाख आबादी है। आज 37 लाख आबादी को सस्ता न्याय दिलाने में, उन लोगों को न्याय की तरतीब उनके घर तक पहुंचाने में, जो हमारी न्याय विधिक सेवा आपके बीच में जनपद बुलंदशहर के माध्यम से चलती रही है, उसमें भी सेवक के रूप में आपके बीच में रहता हूं। तो एक अनुरोध करना चाहूँगा कि सब मिल के पुकारोगे तो लौटाएगा माझी, आओ मेरी इस आवाज़ में आवाज़ मिला दो, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, अब न्याय अगर पाना है तो मुट्ठी बन के दिखा दो। जय हिंद, जय भारत। बहुत देखिए, अभी आप सुन रहे थे तुलसीदास महाराज जी को, जिन्होंने अपने मुग्धात्मक और व्यवहारात्मक स्थिति को पूरा उकेरा, आपको बताने का पूरा प्रयास किया। जो 5246 वर्ष तक का पूरा इतिहास अभी आपके सामने रखा कि उस समय जो देवता के रूप में यहाँ उपस्थित हुआ, जिसका प्राकट्य हुआ, वो भगवान विष्णु के 8वें अवतार थे। भगवान श्री कृष्ण जो न्याय के भी देवता माने गए हैं और प्रेम के भी देवता माने गए हैं। इसी कल्पनाओं के साथ हमारे आज इंस्पेक्टर साहब जो उपस्थित हैं, मैं इंस्पेक्टर साहब से गुजारिश करूंगा, जो 1930 मैंने अभी बर्बरी बताया है, उसके 1930 के विषय में जो पूरे जिले में मुहिम छोड़े हुए हैं, उसी साइबर फ्रॉड के विषय में कुछ बताएंगे। नमस्कार सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। आज पुनः एक मुझे मौका मिला है डॉक्टर लोकेश शर्मा के नेतृत्व में। मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि मेरी तो ये मुहिम है, सरकार की भी मुहिम चल रही है, इसको महिला मिशन शक्ति के नाम से दिया गया है। अभी जो चल रहा है 1 महीने का पखवाड़ा चलेगा, ये पूरा एक मासिक चल रहा है। उसी में साथ साथ हम लोग साइबर से भी लोगों को जागरूक कर रहे हैं, और खासतौर से जो टॉपिक है 1930 का, 1930 के टॉपिक पर ये साइबर क्राइम है क्या, पहले इसको समझ लेना बहुत जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति हमसे रूबरू नहीं है, जिसको हम जानते नहीं है, अगर वो ऑनलाइन फ्रॉड कर देता है किसी भी तरीके से, चाहे मुझे बदनाम करने के नियत से, या हमारा पैसा ले लेता है, या अन्य कोई क्राइम कर देता है, हमारे सिस्टम को करप्ट कर देता है, वो सब साइबर क्राइम है। साइबर क्राइम की मेन जो बात है वो ये है कि वो व्यक्ति जिसको हम जानते नहीं है और ऑनलाइन किया हुआ क्राइम साइबर क्राइम है। पहले सब ऑफलाइन होते थे, ऑफलाइन क्राइम अलग तरीके का क्राइम है, साइबर क्राइम अलग है। इसके लिए एक साइबर थाना बना है। किसी के साथ अगर कोई घटना हो जाती है, किसी भी तरीके से किसी के बैंक अकाउंट से पैसा निकल जाता है, या किसी की फेक आईडी बना के कोई किसी को बदनाम कर रहा है, पैसे मांग रहा है, या अन्य तरीके से कोई लोभ लालच देता है, चाहे वो ट्रेडिंग के माध्यम से आपके धन को दुगना तिगुना करने का लालच देता है और आपके पैसे हड़प लेता है, उनका मोटिव सिर्फ पैसा लेना होता है। इन सब की शिकायत हम 1930 पर करेंगे 24 घंटे के अंदर। अब प्रश्न उठता है कि 24 घंटे के अंदर ही क्यों करेंगे? जो एनसीआरबी पोर्टल है हमारा, नेशनल क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल जिसको हम कहते हैं, वो MHA का बना हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो ये गृह मंत्रालय का पोर्टल है, वो पूरा ऑल ओवर इंडिया का है। जिस समय उस पर हम शिकायत करते हैं तो वो हमारा पैसा जहाँ जाता है उसके पास सारी एक्सेस है, वो उनका पीछा करना शुरू करता है, और आपका पैसा यदि वो नहीं निकाल पाया तो हम ब्लॉक करा देते हैं, और ब्लॉक कराने के बाद फिर हम वो रिवर्स कराते हैं। तो संभावना ये रहती है कि वो नहीं निकाल पाया है और 1930 पे आपने सूचना कर दी है, 24 घंटे के अंदर तो पैसा रिवर्स हो जाता है। यदि 24 घंटे के अंदर हम नहीं कर पाते हैं तो उसी 1930 की एक साइट है
cybercrime.gov.in, फिर हम उस पर जाके अपनी शिकायत कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि 19-30 पे हमने 24 घंटे में शिकायत नहीं कर पाई तो हम नहीं कर पाएंगे, करिए आप, लेकिन यहाँ रेस्पॉन्स जल्दी मिलने की संभावना है। ये तो जो चीजें रह गई, साइबर क्राइम क्या है और हम इससे बचे कैसे, जब ये टॉपिक है तो इस टॉपिक पे भी थोड़ी बात कर लेते हैं, और पहले भी रूबरू होते रहे हैं। तो साइबर क्राइम जो आजकल ट्रेडिंग में चल रहा है, ये तो मल्टीपल है, इसके इतने प्रकार हैं कि अगर हम ये कहें तो लोग कहते थे पहले कि वो अथाह सागर है, समुद्र है, तो साइबर क्राइम समुद्र है। इतनी तकनीकी आ गई हैं, आप समझ नहीं पाएंगे। तो सबसे जो मोटी मोटी चीजें हैं वो ये है कि यार व्हाट्सएप पर अगर कोई कॉल आपको करता है जो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में नहीं है, तो उसकी व्हाट्सएप कॉल या वॉइस कॉल अटेंड ना करें। जिसको हम नहीं जानते हैं, अगर कोई लिंक व्हाट्सएप पे भेज देता है तो हम उसको क्लिक ना करें। यदि कोई एसएमएस मुझे भेजता है और आपके पास आ जाता है, आपको लिखा होता है कि आपकी लॉटरी लग गई है, तो आप सशंकित हो जाएं कि दुनिया में कहीं कोई पैसे के लिए सब काम कर रहे हैं, लॉटरी के लिए आपको कोई इंसिस्ट क्यों कर रहा है, और फिर कॉल करके बता रहा है कि आपकी लॉटरी 2 करोड़ की लग गई है, भैया आप ले लीजिए, आप जीएसटी का इतना पैसा दे दो, आपके अकाउंट में आ जाएगा। ये सब ठीक बातें हैं। किसी के साथ यदि ऐसा होता है तो साइबर क्राइम पे शिकायत कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं। आजकल जो ट्रेडिंग चल रहा है वो एक ये भी चल रहा है, बहुत लेटेस्ट है, कि आपकी अपने परिचित का कोई फोटो लगा लेंगे, उसकी कॉन्टैक्ट लिस्ट वो कहीं से डेटा चोरी कर लेंगे और आपको उसका फोटो बना के भेजेंगे। और वो फोटो इतना साफ नहीं होगा, कुछ ऐसा लग रहा होगा कि हमें लगेगा हमारा कोई परिचित तो महसूस हो रहा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा, और नीचे लिखा होगा क्या आप इनको पहचानते हैं, और उसके पीछे एपीके फाइल छिपी होगी। एपीके फाइल इतनी खतरनाक फाइल है कि आपने जैसे ही क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद आप कहाँ बैठे हैं, आपका लोकेशन क्या है, आप कौन है, आपका फोटो समेत पूरा उस पर आपके मोबाइल का सारा एक्सेस उनके पास होगा। आप सोचिए, जब सारा एक्सेस उनके पास होगा तो आपके मोबाइल पर जो ओटीपी आएंगे वो आप पे भी आएंगे, तुरंत फॉरवर्ड हो जाएंगे, तो आपका बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा। ये घटनाएं चल रही हैं। दूसरा जो आज का ट्रेंड चल रहा है वो इसी में काल्पनिक बात करके आपको कॉल करेंगे, और कॉल करने के बाद कहेंगे कि आप फला बोल रहे हैं, ट्रू कॉलर पर नंबर आ ही जाता है, अक्सर लोग हैं अपने उसी नाम से रख लेते हैं। तो वो ट्रू कॉलर पे जब आपको देखेंगे, पूछेंगे कि आप डॉक्टर लोकेश शर्मा जी बोल रहे हैं, आप कहेंगे जी। आप कहेंगे आपके एक मित्र थे खुर्शीद जी, उनने हमें आपका नंबर दिया था, तो सोचेंगे खुर्शीद जी हमारे बहुत चाहते हैं, क्यों उनकी बात को हम गंभीरता से लें। बोले कि हाँ बताइए, लेकिन सशंकित हो जाना चाहिए। यहाँ जब वो कहेंगे खुर्शीद जी बोल रहे थे, तो हमें ये सोचना चाहिए खुर्शीद जी को मैं कॉल कर लेता हूँ, उन्होंने क्या बताया था। तो वो कॉल कट करने के बाद हमें खुर्शीद जी को कॉल करना होगा। यदि अगर वो ये कहता है कि नहीं देखिए आपके पास एक कॉल और आ रहा है, आप कॉल को उठाइए और मर्ज कर लीजिए। कॉल मर्जर का जो स्कीम चल रहा है वो ये है कि आपने जैसे ही कॉल मर्ज किया, आपका सारा एक्सेस उसके पास होगा। तो आप समझिए कि आपका फिर अकाउंट ब्लॉक, और आपके अकाउंट की सारी क्रेडेंशियल, सारी चीजें, सब कुछ उसके पास होगी, फिर आप ठगी में आ जाएंगे। ये साइबर का जो ट्रेड चल रहा है, तो इनसे बचने की दूसरा, लोग कभी कभी ये कहते हैं एक नया लोगों को कैसे लुभाना है, इसके इतने प्रकार हैं कि वर्णन नहीं कर पाएंगे। लोग आपको कहते हैं, आपका नाम जान लिया और आपको पूछा कि आपके बेटे ने, आपके पिताजी ने, आपके मित्र ने, यार मैंने उनसे पैसे लिए थे, जो फ्रॉडस्टर बोलेगा मैंने पैसे लिए थे और उनको मुझे 5,000 रुपए देने थे। अब आपको लगेगा दे ही तो रहा है, हमसे ले तो नहीं रहा है। वो कहेंगे पैसे हमें देने थे, आप अपना अकाउंट बता दीजिए, मैं प्लीज आपको पैसे दे देता हूँ। आप अकाउंट बता देंगे, वो पैसे उधर से भेजेगा, आपको 5,000 रुपए भेजेगा, और पैसे भेजने का मैसेज आएगा आपके पास। आप क्या करेंगे, हड़बड़ाहट में आप अपना अकाउंट चेक नहीं करेंगे कि हमारे अकाउंट में क्रेडिट हुए भी या नहीं। मेरे अकाउंट में 50,000 रुपए थे, वो 55 हो भी गए या नहीं हो गए। आपके पास केवल मैसेज आएगा, और जब मैसेज आएगा वो भी आपको इंसिस्ट करेगा, भैया देखो मैसेज आ गया है, तो आप कहेंगे हाँ मैसेज आ गया, पलट के फिर कॉल करेगा, अरे सर ये गलती हो गई मुझसे। तो क्या गलती हो गई आपसे? जैसा मैं 5,000 भेजना चाह रहे थे लेकिन 50,000 चले गए, ये गलती हो गई। आप ऐसा करिए 45 मुझे वापस कर दीजिए। अगर भूल से आपने 45 वापस कर दिए उसमें विश्वास करते हुए, तो वो 45,000 रुपये आपके चले गए, फिर आपको लगेगा कि मेरे अकाउंट में तो 50 थे, तो 5 ही है। ऐसी स्थिति में देखना ये है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको मैसेज अब कर दिया है, अगर बैंक का मैसेज आता है
तो इस पर बी के करके ऐसे लिख देंगे, किसी कंपनी का आएगा तो वहां लिख के भेजेंगे वो। अगर फ्रॉड का आएगा तो वो माइनर लिखा होगा स्कैम टाइप का। तो मेन कहने का मतलब ये है कि आप उसके मैसेज पर मत जाइए। अगर कोई कहता है कि मैंने मैसेज भेज दिया है, कि ठीक है, अच्छी बात है, आपने मैसेज भेज दिया है, मैं अकाउंट को भी चेक कर लेता हूँ पैसा आया भी कि नहीं। अगर आप यहाँ लापरवाही किए और आप चूक गए, आपने विश्वास में लिए और आपने अगर उसी में ट्रांसफर कर दिया तो पैसा नहीं मिलना है आपको। एक अगला, आपको अगर कोई ये कहता है, घर पे आ जाता है या रास्ते में मिल जाता है, आप जानते हैं कि मेरे पास पैसा रोज कैश आता है, कोई कहता है कि साहब ऐसा है, मुझे बहुत जरूरत है, मेरे पिताजी बीमार हैं, भाई बीमार है, या कोई एक्सीडेंट हो गया, तो डॉक्टर को पैसा देना है, और साहब मुझे 20 या 50 हजार रुपए निकाल दीजिए। आपने कहा ना साहब मेरे पास तो 40 है, 50 नहीं, ना तुम दे देते, तो वो कहेगा यही कि साहब 10 बाद में दे देना, मुझे बहुत जरूरत है, आप 40 ही दे देना। और 50 कहीं से क्रेडिट आपके अकाउंट में करा देगा, 50 क्रेडिट करा देगा, लेकिन वहां फ्रॉड का जो पैसा है वो आपके अकाउंट को ब्लॉक करा देगा। वो पैसा लेके चला गया, संबंधित पुलिस होगी, वो आपसे प्रश्न करेगी कि आप क्या थे, आप कोई सीएससी तो नहीं चला रहे थे, जन सेवा केंद्र तो आप थे नहीं, आपने पैसा अपने अकाउंट में कैसे ले लिया, और ले लिया है तो ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उस व्यक्ति को बताइए पैसा लिया किसने था, तभी तो हम उस तक पहुंचेंगे। फ्रॉड का जो पैसा था, नहीं, आप अपनी जगह ठीक होंगे और विश्वास से कह रहे होंगे, लेकिन पुलिस क्यों भरोसा करेगी आप पे, आपकी ये लापरवाही होगी। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो आदमी इतनी जल्दी में आपके पास आ रहा है और कह रहा मुझे पैसे दे दीजिए, उससे प्रश्न ये करिए भाई आपको पैसा कहाँ देना है, कैश कहाँ देना है आपको। मैंने देखा है एक रोडवेज के कंडक्टर, चाय की दुकान वाला, हर फल सब्जी विक्रेता बारकोड इसके अंदर लिए बैठा है, हॉस्पिटल तो लिए बैठा ही है, वो कहेगा साहब हॉस्पिटल में देना है, कि तो यार वहीं दे देना पैसा सीधा सीधा जाके। अगर वो आपको कुछ फायदा दे रहा है तो इसका मतलब है आप लालच में फंस गए, तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी तो आपकी बनती है। तो हम डर से, लालच से, भय से और लापरवाही से अगर हम कोई काम नहीं करेंगे तो साइबर फ्रॉड से बचे रहेंगे। अगर इन चीज़ों में आ गए तो साइबर बनाते हैं। हम आशा और उम्मीद करते हैं कि हमारे इन जो आज के टॉपिक है उस पर लोग ध्यान देंगे और अपने आप को सेफ रखेंगे, अपने परिवार को सेफ रखेंगे और लोगों को भी इसके लिए जागरूक करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सर ने अभी वक्तव्य बताया, आपको प्रस्तुति कर दिया, और इसी के साथ कल पुनः फिर होगी मुलाकात एक नवीन विषय के साथ, तब तक लेते हैं।